वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 18 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो टॉपिक है दैट इज डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। सो डिस्क ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं क्या है। अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क इज अ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस विच लुक्स लाइक दिस। जो डिस्क होता है यदि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और डिस्क है क्या? एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। सो देखते हैं कि इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब इसको यदि हम डायग्रामेटिकली बताएं कि कौन सी चीज क्या है तो वो आप देखिए यहाँ पे। ये जो मेन है सेंटर पे इसको कहा जाता है मेन स्पिंडल। फिर हर एक रोटेशन के लिए हर एक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लॉजिकली आप देखेंगे फिजिकली भी जैसे प्लेटर्स बने हुए सिलेंडर्स। तो इनको एक इंडिविजुअल सिलेंडर या प्लेटर कहेंगे। एक प्लेट को हर एक के लिए इंडिविजुअल हेड्स है। इस तरीके से जो भी एक्सेस हो रही होगी ये रोटेट कर रहा है दिस डिस्क। तो जो भी प्लेटर टच कर रहा होगा तो दैट मीन्स वो सेक्शन हार्ड डिस्क का या तो रीड हो रहा है या उस पर कुछ राइट हो रहा है। तो इसको जैसे ये प्लेटर 0 है या मतलब ये पहला सिलेंडर है सपोज, तो इसको हेड 0 नाम दे दिया, 0 से नंबरिंग हो गई। फिर हेड 1 2 3 इस तरीके से ये बहुत सारे हेड्स यहाँ पे एक साथ कंबाइंड है। यहाँ से इसको हेड स्टैक असेंबली कहा जाता है। जैसे एक के ऊपर एक हेड्स है और इंडिविजुअली ये हेड्स अपने अपने सिलेंडर से कनेक्टेड है। और ये साइड 0 हो गई। जैसे ऊपर की बात करें तो ऐसे ही नीचे नीचे जैसे ये प्लेट्स जाएंगी तो साइड 0 साइड 1 इस तरीके से। प्लेटर 1 ये पहला प्लेटर है। ऊपर वाली साइड को जैसे साइड 0 कह दिया गया है और इससे उल्टी साइड को साइड 1। तो प्लेटर 1 है तो इसके साइड 0 to 1 दो है, दो साइड्स है। नाउ ये जो हेड कहा गया है ये कंप्लीट जो ये आर्म सा दिख रहा है इसको आर्म कहा जाता है। ये हेड 1 की आर्म है। ये जैसे ये नीचे जो दिख रहा है ना ये हेड 0 की आर्म है। तो ऐसे स्टैक में पूरे हेड्स लगे हुए हैं। हेड 2 की आर्म 3 4 ऐसे ही सपोज n नंबर ऑफ प्लेटर्स हैं तो n हेड्स होंगे उसके लिए। तो ये हेड की आर्म है, आर्म फॉर हेड इंडिविजुअल जो भी हेड है। देन ये है आर्म फॉर ट्रैकिंग और अलाइनमेंट हेड। ये हेड 3 की आर्म हो गई। जैसे 0 1 2 3 ऐसे करते करते बहुत सारी ऐसे हेड्स होंगे जितने भी प्लेटर्स होंगे। तो ये तो एक इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्क का। अब देखिए इसको कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में देखते हैं। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेटर्स। प्लेटर्स मतलब वो जो सिलेंड्रिकल प्लेट टाइप सा दिख रहा है। जैसे सीडी है, सीडी को एक के बाद एक आप रख दीजिए तो जैसा नहीं कि एक के ऊपर एक जैसे सिलेंडर को रख दिया गया और फिर एक साथ उन्हें मिला दिया गया है। तो ये इंडिविजुअली इनको प्लेटर कहेंगे। द प्लेटर्स रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड। ये प्लेटर्स रोटेट कर रहे होते हैं बहुत हाई स्पीड में। 54 आरपीएम टू रोटेशंस पर मिनट। आरपीएम मतलब इतने रोटेशंस पर मिनट। 5400 आरपीएम टू 10,000 रोटेशंस पर मिनट। नाउ डिस्क का जो रीड राइट हेड है मतलब वो जब डिस्क पे टच होगा तो या तो कुछ रीड हो रहा होगा या राइट। तो इसको रीड राइट हेड कहा गया है हर एक डिस्क के लिए। सो डिस्क के जो रीड राइट हेड्स है, हेड 0 1 2 जितने भी हेड्स है, दे मूव ओवर द प्लेटर सरफेस टू रीड एंड राइट डाटा बिट्स। तो कैसे डाटा बिट्स रीड या राइट हो रहे हैं, वो उस सरफेस को टच करते ही वो सरफेस मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर जो भी ऑपरेशन होना चाहे कुछ डाटा रीड हो रहा होता है या कुछ राइट हो रहा होगा तो डाटा बिट्स इसकी मदद से इस डिस्क हेड की मदद से रीड या राइट किया जा सकता है। Now the disk head can read or write data only when the desired disk surface area is under the disk head. डिस्क हेड जिस एरिया को टच कर रहा होगा तभी उस पर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रीड राइट जिसको RW भी लिखते हैं तो इसी को रीड राइट हेड कहा जाता है। रीड राइट हेड मूव्स ओवर द रोटेटिंग हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क रोटेट कर रही है मतलब प्लेटर्स वो इंडिविजुअल उसके, और ये रीड राइट हेड भी इन्हीं के ऊपर रहता है। और जिस भी इंडिविजुअल एरिया को वो टच करेगा वो वहां पे या तो कुछ रीड हो रहा होगा या राइट हो रहा होगा। इट इज दिस रीड राइट हेड दैट परफॉर्म्स ऑल द रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन द डिस्क। एक डिस्क पे कुछ नया कुछ लिखना है, अपडेट करना है या कुछ चीज देखनी है। डिस्क पे ऑलरेडी चीजें तो स्टोर्ड रहती है, डिस्क पे कुछ देखना है तो वो भी
जब ये रीड राइट हेड टच करेगा उस पर, तब हम रीड कर सकते हैं। एंड हेंस पोजीशन ऑफ द RW हेड इज अ मेजर कंसर्न। तो रीड राइट हेड कहाँ पर पोजीशन है, क्योंकि वही चीज रीड या राइट होगी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ टू परफॉर्म अ रीड और राइट ऑपरेशन ऑन अ मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी लोकेशन पे कुछ रीड या राइट करना है, तो वो रीड राइट हेड डिस्क के उस पोजीशन पे प्लेस होना चाहिए, टच होना चाहिए। We need to place the RW head over that position. Some important terms must be noted here. कुछ important terms की यदि बात करें इस चीज से रिलेटेड, डिस्क से रिलेटेड, तो वो है सीक टाइम, देन रोटेशनल लेटेंसी, डाटा ट्रांसफर टाइम, कंट्रोलर टाइम एंड एवरेज एक्सेस टाइम। सीक टाइम का मतलब होता है, देखिए रोटेशन तो हो रहा है, बट उस एग्जैक्ट पोजीशन पे जहां से रीड या राइट करना, वहां तक वो हेड पहले वो प्लेटर घूमेगा, फिर वो रीड राइट हेड उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचेगा, तो इसको सीक टाइम कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक फ्रॉम इट्स करेंट पोजीशन। और एक इंडिविजुअल प्लेटर में बहुत सारे ट्रैक्स बने रहते हैं, हो सकता है इनर ट्रैक में हो तो वो आउटर ट्रैक से इनर की तरफ जाएगा, फिर इनर से हो सकता है बीच के किसी ट्रैक पे हो वो डाटा जो भी रीड या राइट करना है, वो लोकेशन, तो वो फिर वहां तक घूम के आएगा वो रीड राइट हेड। तो उस पोजीशन तक आने में उसको जो टाइम लग रहा है उसको सीक टाइम कहते हैं। रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशन में जितना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन बाय द सेक्टर टू कम अंडर द रीड राइट हेड। इंडिविजुअल, जैसे ये डिस्क है, जैसा कि हम एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो इंडिविजुअल प्लेटर की भी बात करें तो जैसे बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं उसमें, लॉजिकली देखा जाए तो, और फिजिकली भी उसको ये कहा गया है कि जैसे इनको एक सेक्टर कहा गया, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हार्ड डिस्क पे जो है, जैसे ये इतना एक इंडिविजुअल सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो सपोज इस पर्टिकुलर सेक्टर पे कुछ रीड या राइट करना, सपोज इस वाले पे, तो ये प्लेटर रोटेट करेगा, सपोज रीड राइट हेड कुछ इस तरफ है, तो पहले ये रोटेट करके इस तरफ आएगा, इसके नीचे रीड राइट हेड के नीचे, तो जितना उस सेक्टर को रोटेट करने में टाइम लगा है रीड राइट हेड के अंडर आने में, तो उसको रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी मतलब जो टाइम लगना, देरी होना रोटेशन में जो देरी हो रही। डाटा ट्रांसफर टाइम, फिर एक्चुअल में कोई डाटा ट्रांसफर किया जा रहा, मतलब कुछ लिखा जा रहा है उस पर। टाइम टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाटा, इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशनल स्पीड। नाउ कंट्रोलर टाइम, द प्रोसेसिंग टाइम, फिर कंट्रोलर जो अपना टाइम ले रहा है सीपीयू, तो प्रोसेसिंग टाइम, उसको प्रोसेस करने में कितना वक्त लग रहा है, तो वो भी टाइम इसमें आ जाएगा। तो टोटल एक्सेस टाइम क्या कहलाएगा, सीक टाइम, पहले तो उस पर्टिकुलर पोजीशन तक रीड राइट हेड गया, फिर उस सेक्टर मतलब उस प्लेटर तक पहुंच गया है, उस पर्टिकुलर सर्कल तक भी पहुंच गया है, मतलब उस ट्रैक तक, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर वो आएगा सेक्टर, जिस सेक्टर पे वो करना है काम, तो रोटेशन में भी कुछ टाइम लगेगा, तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी क्या हुई, फिर डाटा ट्रांसफर में कितना टाइम लग रहा, फिर प्रोसेसिंग का जो कंट्रोलर का टाइम है, इन सबको मिला के फिर एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट होगा। अब लॉजिकल डिस्क स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉजिकली एक डिस्क को किसमें डिवाइड किया जाता है, ट्रैक्स में। लॉजिकली द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। जैसे ये एक सिंगल प्लेटर की यदि बात करें तो ये भी इंडिविजुअली बहुत सारे ऐसे, जैसे ट्रैक एथलेटिक ट्रैक्स होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स में ये होता है, और फिर हर ट्रैक को भी इक्वल मेमोरी एलोकेट होती है, उस इंडिविजुअल को सेक्टर कहते हैं इस तरीके से। ऐसे ही इनर में होगा, अंदर वाले में, और ये सेक्टर्स और ये जो सिलेंडर्स है, ये लगभग इनका मेमोरी साइज सेम रहता है। जैसे आउटर सिलेंडर थोड़ा थिन हो सकता है, ये अंदर वाला देखने में छोटा होगा, बट इसको थोड़ा थिक कर देंगे, थोड़े थिक होते जाएंगे, ताकि एक्चुअल मेमोरी होल्ड, हर एक सिलेंडर, हर एक ये ट्रैक सेम मेमोरी होल्ड कर रहा होगा, और ये इंडिविजुअली फिर इक्वल मेमोरी उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। उन इंडिविजुअल को सेक्टर्स कह देते, ये हो गया, ब्लॉक भी कहते हैं उसको। सो द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, और फिर ईच ट्रैक को फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट आउटर ट्रैक्स आर बिगर इन साइज देन द इनर ट्रैक्स। साइज में बिगर होंगे बट कैपेसिटी इनकी सेम रहती, क्योंकि आउटर क्या थोड़ा थिन होगा और इनर वाले थोड़े थिक होंगे, तो भले साइज छोटा दिखेगा बट वो थिक है, ज्यादा स्पेस ले रहे। मेमोरी मतलब सबकी ऐसा होगा कि जो स्पेस है
जो वो स्पेस मेमोरी स्पेस एलोकेट जो हो रहा है उन ट्रैक्स को, वो सेम रहेगा। बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेक्टर्स भी सेम रहेंगे। यदि 5 सेक्टर्स बाहर वाले ट्रैक में है तो इनर में भी 5 ही रहेंगे। बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेक्टर्स एंड हैव इक्वल स्टोरेज कैपेसिटी। Now this is because the storage density is high in sectors of the inner task, whereas the bits are sparsely arranged in sectors of the outer task. जो स्टोरेज डेंसिटी होती है वो इनर सेक्टर्स में हाई रहती है, और जो आउटर ट्रैक्स है वहाँ पे बिट्स स्पार्सली अरेंज रहती है, बहुत डेंसली अरेंज नहीं रहती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी दोनों की सेम रहती है, इनर ट्रैक्स की भी और आउटर ट्रैक्स की भी। सम स्पेस ऑफ एवरी सेक्टर इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग, और हर सेक्टर का थोड़ा सा स्पेस फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअल बिल्कुल जो ओरिजिनल कैपेसिटी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम कैपेसिटी डाटा को मिलती है, क्योंकि कुछ स्पेस फॉर्मेटिंग के लिए यूज हो गया। सो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ सेक्टर इज लेस देन द गिवन कैपेसिटी। सो एक सेक्टर की कैपेसिटी गिवन कैपेसिटी से थोड़ी लेस इसलिए होगी कि कुछ स्पेस वहां फॉर्मेटिंग में यूज हो गया। सो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये एक प्लेटर की भी बात करें तो डिस्क जो है ऊपर से कुछ ऐसे कि बहुत ट्रैक्स बने हुए हैं, फिर ये सेक्टर्स हो गए अलग अलग आउटर ट्रैक में, ठीक है, एन सेक्टर्स हो गए सपोज, और फिर ये थोड़ा सा इन दो, जैसे इसके बाद इस सेक्टर का इस ट्रैक का नंबर आएगा तो इनके बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। एकदम से ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक खत्म हुआ और इससे बिल्कुल इमीडिएटली दूसरा ट्रैक शुरू हो गया, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ना इंटर ट्रैक स्पेस दिया गया है। तो देखिए ये, और सेक्टर्स के बीच में भी थोड़ा स्पेस रहता है, ये नहीं कि एक सेक्टर खत्म हो और इमीडिएटली दूसरा। ये जो जरा सा गैप है ना ये इंटरसेक्टर गैप कहलाएगा। पहली बात तो ये पूरा जो ये ट्रैक, ये आउटर ट्रैक हो गया, ये इनर ट्रैक, फिर ये और एक ट्रैक, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स बने हुए। फिर ट्रैक्स को किसमें, सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर ये जो गैप है ये इंटरसेक्टर गैप है, सेक्टर्स के बीच का गैप। तो ये देखिए सेक्टर्स हो गए, और इनको इंडिविजुअली ट्रैक्स कहा गया है। ये जो पूरा ये राउंड सा दिख रहा है आपको, ये आउटर ट्रैक, ये इनर ट्रैक, जैसे आपका एथलेटिक्स में होता है, और ये ट्रैक्स हो गए। और ये जो है ये बीच में दिख रहा है, ये ट्रैक्स के बीच का गैप है, तो ये इंटर ट्रैक गैप हो गया। और ये सेक्टर्स के बीच का गैप है तो ये इंटरसेक्टर गैप हो गया, इनको सेक्टर्स कहेंगे। ये जो इंडिविजुअल मतलब ट्रैक को भी जो डिवाइड कर दिया गया ना छोटे छोटे ब्लॉक्स में, और ये जो पूरे राउंड राउंड है तो ये ट्रैक्स कहलाएंगे। Now basically hard disk can be divided into the logical divided in the logical structure in the following 5 logical terms। यदि लॉजिकली देखा जाए तो ये 5 टर्म्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला है MBR। MBR होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। फिर है DBR। DBR है डॉस बूट रिकॉर्ड। फिर FAT होता है फाइल एलोकेशन टेबल्स। फिर रूट डायरेक्टरी एंड एक्चुअल फिर डाटा एरिया। तो ये सारी चीजें स्टोर्ड रहती है इन अ डिस्क। तो इसमें पहली बात करते हैं MBR की, द मास्टर बूट रिकॉर्ड। सो हार्ड डिस्क के बिल्कुल बिगिनिंग में MBR रहेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द हार्ड ड्राइव इज द MBR। व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स यूजिंग योर हार्ड ड्राइव, दिस इज वेयर इट लुक्स फर्स्ट। सबसे पहले इस MBR को देखा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑन होने से ऑपरेटिंग सिस्टम आने तक वो सारी चीजें यहीं पे सेव रहती है। तो सारी चीजें यहाँ से ली जाती है MBR से, एंड देन आगे की प्रोसेस शुरू होगी। दी MBR itself has a specific organization। MBR का भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मतलब इसमें बूटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड सेव्ड है, इसीलिए नाम भी वही आया है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। द साइज ऑफ द MBR का जो साइज होता है वो कितने बाइट्स होता है, 512 बाइट्स। देन द बूट लोडर इज द फर्स्ट। जब इस 512 बाइट्स में भी 446 जो बाइट्स है, पहले 446 बाइट्स वो क्या कहलाते हैं, बूट, वो क्या कहलाता है, बूट लोडर। द बूट लोडर इज द फर्स्ट 446 बिट्स ऑफ द MBR। दिस सेक्शन कंटेन्स, इसमें एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है, वेयर प्रोग्राम्स आर हाउस्ड। मतलब बूटिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स रहते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं जब जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा, तो ये बूट लोडर यहाँ पे सेव रहता है MBR में। यहीं पे वो प्रोग्रामिंग है जो बूटिंग के लिए हेल्प करती है। नाउ इसके बाद 446 के बाद 16x4, देखिए 4 स्लॉट हैं 16 बाइट्स ईच के, तो 16x4 यदि आप करेंगे तो देखिए कितना होगा। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
64, ठीक है, 64 बाइट्स हो गया। अब 512 में से यदि हम 446 बाइट्स बूट लोडर के आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? 512 माइनस 446, so 12 6, then 10 4, अराउंड 66 दिखा रहा है, ठीक है। तो लगभग 16 बाइट्स के 4 स्लॉट वो पार्टीशन टेबल के लिए है। नाउ दी पार्टीशन तो लगभग ओवरऑल मेमोरी मिलके 512 के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो 4 स्लॉट्स मिलके क्या होंगे? वो 16 बाइट्स ईच के 4 स्लॉट है, वो कहलाते हैं पार्टीशन टेबल्स। वो इतना स्पेस ले रहे हैं। कंटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टीशन प्राइमरी और एक्सटेंडेड ऑन द डिस्क। किसी पार्टीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन इस पार्टीशन टेबल में रहेगा। सो बूट लोडर, पार्टीशन टेबल, ये दोनों चीजें हमने देखी एमबीआर में। एमबीआर का साइज देख लिया 512 बाइट्स। फिर एक पार्टीशन को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? हियर इज हाउ टू डिस्क्राइब अ पार्टीशन, कि एक पार्टीशन का स्टेट क्या है, क्योंकि पार्टीशन से रिलेटेड डिटेल्स है इन पार्टीशन टेबल्स में, तो उससे रिलेटेड पार्टीशन में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगा? स्टेट ऑफ द पार्टीशन, इनएक्टिव पार्टीशन, बूटेबल, ये 1 बाइट ले रहा है। देन कस्टम हेड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्टीशन, ये 1 बाइट ले रहा है। सिलेंडर का सेक्टर एंड बिगिनिंग ऑफ द पार्टीशन 2 बाइट ले रहा है। ये बहुत ज़्यादा, इसको बहुत डिटेल में लर्न करने की जरूरत है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ टाइप ऑफ पार्टीशन में फाइल सिस्टम्स एग्जांपल 32, FAT, ext2 एटसेट्रा, ये 1 बाइट्स ले रहा है। किस टाइप का पार्टीशन है वो? हेड ऑफ द एंड ऑफ द पार्टीशन, ये 1 बाइट। देन सिलेंडर स्ट्रक्चर एंड एंड ऑफ द स्कोर के लिए 2 बाइट्स है। फिर नंबर ऑफ सेक्टर्स बिटवीन द एमबीआर एंड द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द पार्टीशन 4 बाइट्स, एंड नंबर ऑफ सेक्टर ऑफ द पार्टीशन 4 बाइट्स। The magic number is of 2 bytes used to determine if the hard disk has a bootloader or not. एक मैजिक नंबर होता है, वो 2 बाइट्स ले रहा होता है। ये डिटरमाइन करता है कि हार्ड डिस्क पे में बूट लोडर है या नहीं। ये जो है एक मतलब वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो बूटिंग के लिए ज़रूरत होती है जिसकी। इफ इट डज, द मैजिक नंबर शुड बी इक्वल इन वैल्यू टू हेक्साडेसिमल 55AA। यदि वो है एग्जिस्ट कर रहा बूट लोडर, तो ये मैजिक नंबर की वैल्यू जो होगी वो इस हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट होगी 55AA के। अब एमबीआर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम। एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड इज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ एनी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में ये इंफॉर्मेशन रहेगी। It contains the information regarding how and where the operating system is located in the hard disk so that it can be booted in the RAM. ये हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो पहला प्रोग्राम हो जो लोड हो सके जब कंप्यूटर ऑन होता है, सो दैट इट कैन बी बूटेड इन द रैम। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आएगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद तो फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर लेता है सारी चीज़ें, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने तक के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब कहाँ स्टोर्ड है? एमबीआर में, मास्टर बूट रिकॉर्ड में। एमबीआर इज समटाइम्स कॉल्ड मास्टर पार्टीशन टेबल बिकॉज इट इंक्लूड्स अ पार्टीशन टेबल विच लोकेट्स एवरी पार्टीशन इन दी हार्ड डिस्क। तो एमबीआर को समटाइम्स मास्टर पार्टीशन टेबल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पार्टीशन टेबल रहता है जो हर पार्टीशन को लोकेट करता है हार्ड डिस्क पे। एमबीआर जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड है, MBR also includes a program which reads the boot sector record of the partition that contains operating system. Which reads the boot sector record. MBR में वो प्रोग्राम भी रहता है जो बूट सेक्टर रिकॉर्ड ऑफ पार्टीशन, मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करने का जो प्रोग्राम रहता है वो भी MBR में है। सो देखिए ये एंटायर डिस्क है सपोज, तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो 512 बाइट्स का पोर्शन है शुरू का, वो किसके लिए स्टोर्ड सेव रहता है? दैट इज एमबीआर। फिर इतना स्पेस ये थोड़ा सा मतलब 16 बाइट्स के 4 स्लॉट्स होंगे, वो किसके लिए रहते हैं? पार्टीशन टेबल के लिए। अलग अलग पार्टीशंस है जैसे इसके डिस्क के, तो ये पार्टीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड बूटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो एंटायर डिस्क को यदि इस तरीके से सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे तो वो इस तरीके से होगा।
नाउ क्या होता है जब कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं हम? व्हाट हैपेंस व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर? Due to the fact that the main memory is volatile, when we turn on our computer, CPU cannot access the main memory directly. CPU जो है मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि मेन मेमोरी तो वॉलेटाइल रहती, क्योंकि जैसे ही ऑन करेंगे तब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला प्रोग्राम जो एक्टिव होगा वो होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। So, however, there is a special program called a BIOS stored in ROM is accessed for the first time by the CPU. तो CPU सबसे पहले, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो अभी एक्टिवेटेड ही नहीं है, तो वो सबसे पहले रोम को एक्सेस करता है। रोम में ही वो बायोस जो प्रोग्राम है वो स्टोर्ड रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है ये प्रोग्राम, ये नॉन वॉलेटाइल है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसको एक्सेस करता है सीपीयू। फिर यहाँ से फिर बाकी चीजें शुरू होती है। बायोस के पास वो कोड रहता है। बायोस कंटेन्स द कोड बाय एग्जीक्यूटिंग विच द सीपीयू एक्सेसेस द वेरी फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द हार्ड डिस्क। अब वो हार्ड डिस्क के पहले पार्टीशन तक जाने के लिए भी बायोस के पास वो कोड रहता है। तो सीपीयू बायोस के पास जाता है, बायोस के पास वो कोड रहता है और वो कोड एग्जीक्यूट होगा बायोस का, तो वो सीपीयू को बताता है कि हार्ड डिस्क का ये है पहला पार्टीशन, क्योंकि उस पार्टीशन में ही एमबीआर है। तो बायोस की मदद से सीपीयू एक्सेसेस द वेरी फर्स्ट पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क, दैट इज वो मास्टर बूट रिकॉर्ड तक पहुंच गया। इट कंटेन्स, अब एमबीआर में ही पार्टीशन टेबल की भी डिटेल्स है। इट कंटेन्स अ पार्टीशन टेबल फॉर ऑल पार्टीशंस ऑफ द हार्ड डिस्क। पार्टीशन टेबल को देख के फिर वो ये पता चल जाता है कि हार्ड डिस्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम किधर है। Since MBR contains the information about where the operating system is being stored, and it also contains a program which can read the boot sector record of the partition. So MBR में वो information stored है कि operating system disk पे कहाँ पर है, और MBR के पास वो program भी रहता है कि जो boot sector record, मतलब booting वाला जो portion है partition का, उसको वो read कर सके। Hence, the CPU fetches all this information and load the operating system into the main memory. CPU ये सारी information MBR से ले लेता है और फिर वो exactly operating system कहाँ stored है वहाँ पहुँच जाता है, और फिर operating system को वो main memory में लेके आता है। Then एक बार operating system main memory में आ गया, then तो सारे other programs भी easily manage हो जाते हैं। फिर तो आप जैसे normal working कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं system पे। Second है DOS boot record, DBR, या डॉस बूट सेक्टर भी कहा जाता है इसको। सो आफ्टर पार्टीशन टेबल के बाद फिर किसका नंबर आता है? एमबीआर था, फिर पार्टीशन टेबल था, अब डीबीआर की बारी है। आफ्टर द पार्टीशन टेबल द डॉस बूट रिकॉर्ड, दैट इज डीबीआर, और समटाइम्स कॉल्ड डॉस बूट सेक्टर भी कहा जाता है इसको। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन योर हार्ड डिस्क। एमबीआर के बाद, मास्टर बूट रिकॉर्ड के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ऑन योर हार्ड ड्राइव, वो होगी रिगार्डिंग डीबीआर। डीबीआर है डॉस बूट रिकॉर्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द डॉस बूट रिकॉर्ड, दैट इज डीबीआर फॉर द फर्स्ट पार्टीशन ऑन अ हार्ड डिस्क इज यूजुअली फाउंड एट एब्सोल्यूट सेक्टर 63 या द 64th सेक्टर जो हार्ड डिस्क ड्राइव पे होगा, वहां पे बेसिकली ये डीबीआर मिलेगा पहले पार्टीशन के लिए। और इन CHS फॉर्म, वी कैन से CHS फॉर्म, ये कुछ डिस्क से रिलेटेड ही फॉर्म होता है। CHS फॉर्म में हम कह सकते हैं कि C की वैल्यू 0, H1, S1, ये मोस्ट ड्राइव्स में फिक्स्ड रहता है कि DBR लगभग यहीं पे मिलेगा। नाउ द सेक्टर ऑन विच DBR रेजाइड्स बिकम्स, लॉजिकली इसको सेक्टर 1 मान लिया जाता है DBR को, क्योंकि शुरुआत वहीं से, उससे पहले तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी। नाउ द सेक्टर on which DBR resides becomes logical sector 1 of that particular partition for the DOS. So उसके लिए वो लॉजिकली उसको पहला सेक्टर मान लिया जाता है जहां पे DBR रिसाइड कर रहा होता है उस पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए। The sector number used by DOS starts from the physical sector on which, तो सेक्टर की एक्चुअल नंबरिंग फिर वहीं से शुरू हो जाती है। The sector number used by DOS starts from the physical sector on which, जहां DBR लोकेटेड है उसी को पहला सेक्टर मान लिया जाता है, फिर वहां से शुरू होती बाकी नंबरिंग। फर्स्ट लॉजिकल सेक्टर ऑफ ईच DOS पार्टीशन विल कंटेन अ DBR, तो लॉजिकली पहला वही माना जाएगा, तो इसका मतलब हर पहला लॉजिकल सेक्टर DOS पार्टीशन का वो किसको कंटेन करेगा? DBR को।
या डॉस बूट सेक्टर कहते हैं इसको। द जॉब ऑफ द डीबीआर इज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव इनटू द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड गिव द सिस्टम्स कंट्रोल टू द लोडेड प्रोग्राम। अब ये डीबीआर क्या करता है, यही एक्चुअल में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, कहाँ से, हार्ड डिस्क ड्राइव से मेन मेमोरी में, और फिर बाकी तो फिर सिस्टम को पूरा कंट्रोल मिल जाता है टू द लोडेड प्रोग्राम। देन थर्ड आता है एफएटी। एफएटी स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल्स। फॉलोइंग डीबीआर के बाद फिर नंबर आता फाइल एलोकेशन टेबल्स का। फॉलोइंग डीबीआर आर द फाइल एलोकेशन टेबल्स। The FAT has been modified several times to accommodate expanding needs. FAT modifiable होता है according to need. जैसे जैसे नीड्स एक्सपेंड होंगी ये तो उसके अकॉर्डिंग ये एकोमोडेट कर जाता है, तो इसको बहुत बार मॉडिफाई किया जाता है। नाउ एफएटी मतलब एक्चुअल में फाइल्स को जो एलोकेटेड होता है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ये टेबल्स मेंटेन कर रहे होते हैं, एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल्स। फैट कीप्स अ मैप ऑफ द कंप्लीट सरफेस ऑफ द डिस्क ड्राइव सच दैट विच एरिया इज फ्री। यही फाइल एलोकेशन टेबल्स एक्चुअली कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा फाइल का है, कौन सा मेमोरी का एरिया फ्री है, कौन सा एरिया खराब है, मतलब वहाँ कुछ स्टोर ही नहीं कर सकते, विच एरिया इज बैड, या किस एरिया पे एक्चुअली में कोई फाइल एलोकेटेड है, विच एरिया इज टेकन अप बाय विच फाइल, कौन सी फाइल स्टोर्ड है वहाँ। When some data stored on the disk surface is to be accessed, the DOS consults the FAT to find out the areas of the hard disk surface। कोई डाटा किसी को देखना है या पर्टिकुलर कोई फाइल एक्सेस करनी है तो ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिस्क पे सबसे पहले FAT को देखेगा कि, और FAT के थ्रू पता चलेगा कि हार्ड डिस्क के किस एरिया पे वो पर्टिकुलर डाटा अवेलेबल है या पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है। The FAT does not keep track of each and every sector on the disk surface. Instead, it manages the disk area in a group of sectors called cluster or allocation unit. ये हर एक सेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं रखता, बट यहाँ सेक्टर्स, मल्टीपल सेक्टर्स को ही कंबाइन कर दिया जाता है, तो ये ग्रुप ऑफ सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, और उन ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को क्या कहा जाता है, क्लस्टर या एलोकेशन यूनिट। फिर क्या होता है, A cluster is the smallest unit of hard disk space drive. Hard disk drive space that DOS allocates to a file. फाइल को जो स्मॉलेस्ट एरिया एलोकेट होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं होता, वो ब्लॉक ऑफ सेक्टर्स मिलता है उसको। सेक्टर की तो कैपेसिटी बहुत कम है, तो एक ब्लॉक ऑफ सेक्टर को एलोकेट किया जाता है एक फाइल को, तो उस ब्लॉक ऑफ सेक्टर्स को ही क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस है जो कि डॉस एलोकेट करता है एक फाइल को। इसमें क्लस्टर में मोर देन वन सेक्टर्स होते हैं डेफिनेटली। सो क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द ड्राइव साइज। ड्राइव का क्या साइज है उस पर डिपेंड करता है कि कितने सेक्टर्स को एक क्लस्टर बनाना है। द क्लस्टर साइज इज डिसाइडेड एंड फिक्स्ड बाय द डॉस फॉर्मेट प्रोग्राम ड्यूरिंग द हाई लेवल फॉर्मेटिंग ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को जब फॉर्मेट किया जाता है उसी वक्त ये क्लस्टर साइज जो है डिसाइड होता है, एंड द क्लस्टर साइज डिसाइड होता है और फिक्स्ड किया जाता है बाय डॉस फॉर्मेट प्रोग्राम फॉर्मेटिंग के टाइम पे। सी द साइज ऑफ क्लस्टर्स डिस्कशन गिवन बिफोर। नाउ एक्चुअली द एफएटी इज एन इंडेक्स ऑफ क्लस्टर्स ऑफ द एंटायर वॉल्यूम। इसमें हर क्लस्टर से रिलेटेड पूरी इंडेक्स मेंटेन रहता है पूरी कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क के लिए। सो एक्चुअली द एफएटी इज एन इंडेक्स ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ द एंटायर वॉल्यूम। The FAT has one entry for each cluster. हर क्लस्टर के लिए ये FAT एंट्री मेंटेन कर रहा होता है। The first two entries in a FAT contain information. पहले दो एंट्री तो खुद itself FAT से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है उसमें। The first two entries in a FAT contain information about the FAT. Now the third and subsequent entries, जो थर्ड और subsequent entries in the FAT है, they are assigned to clusters of disk space. ये क्लस्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहा होता है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्लस्टर अवेलेबल फॉर यूज बाय द फाइल्स। ये फर्स्ट क्लस्टर से रिलेटेड और बाकी सारे क्लस्टर्स की इंफॉर्मेशन जो कि फाइल्स यूज कर रही होती है उसको ये होल्ड। अब है रूट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी टेबल। नाउ फॉलोइंग इज द लास्ट एफएटी। फॉलोइंग द लास्ट एफएटी, एफएटी के बाद जैसे ही एफएटी फिनिश होगी, लास्ट एफएटी के बाद सीधी रूट डायरेक्टरी शुरू हो जाती है। सो फॉलोइंग द लास्ट एफएटी इज द रूट डायरेक्टरी।
The root directory is like a table of contents for the information stored on the hard disk drive. रूट डायरेक्टरी ही बाकी डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन रखेंगी और बाकी डायरेक्टरीज फिर फर्दर लोअर लेवल डायरेक्टरीज इस तरीके से फाइनली फाइल्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है. So the root directory is like a table of contents for the information stored on the hard disk drive. Now the location of the root directory can easily be established by adding up the values from boot record as it is positioned following the FATs. तो डेफिनेटली FATs के बाद रूट डायरेक्टरी का नंबर आता है. The directory area keeps the information about the, so यहाँ पे जो डायरेक्टरी एरिया रहता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेंगी, फाइल से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी मेंटेन. फाइल का नेम, डेट एंड टाइम ऑफ फाइल क्रिएशन, फाइल एट्रीब्यूट, फाइल साइज एंड स्टार्टिंग क्लस्टर ऑफ द पर्टिकुलर फाइल का जो स्टार्टिंग लोकेशन होगी, स्टार्टिंग क्लस्टर होगा मेमोरी में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. नाउ each directory entry describing this information about a file is a 32 bytes information. हर डायरेक्टरी हर फाइल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है तो ये 32 बाइट की इंफॉर्मेशन रहती है ये एक पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड. नाउ जो रूट डायरेक्टरी होती है, द रूट डायरेक्टरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ब्रांचिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी. पूरी जो हायरार्की, तो रूट डायरेक्टरी में मेनली पूरी सबकी हायरार्की वो मेंटेन रहती है. All further directories are themselves stored as files. बाकी डायरेक्टरीज भी एज अ फाइल स्टोर्ड रहती है किसमें, रूट डायरेक्टरी में, इन द सेम फॉर्मेट एज रूट डायरेक्टरी. क्योंकि वो खुद डायरेक्टरीज है तो उनका फॉर्मेट भी रूट डायरेक्टरी जैसा ही रहेगा. Previously the root directory used to be fixed in size and located at a fixed position on disk, but now it is free to grow as necessary as it is now treated as a file. पहले रूट डायरेक्टरी फिक्स्ड रहती थी साइज में और फिक्स पोजीशन ऑफ डिस्क पे वो लोकेटेड रहती थी, बट ये इसमें अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये टाइम टू टाइम ग्रो कर जाती है अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब उसको डायरेक्टरी के बजाय एक फाइल की तरह ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसमें भी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है. नाउ फिर बारी एक्चुअल डाटा की आती है, मतलब फाइल्स की, एक्चुअल डाटा जो स्टोर्ड है. नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डाटा एरिया और इसको फाइल्स एरिया, मतलब एक्चुअल में फाइल्स जहां स्टोर्ड है. ठीक है, ये वो हो गया डाटा एरिया और फाइल्स एरिया. सो फॉलोइंग द रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद किसका नंबर आता है, डाटा एरिया का या फाइल्स एरिया स्टार्ट्स, जहां पे एक्चुअली फाइल्स स्टोर्ड है. रेदर वी कैन से दैट द रिमाइंडर ऑफ द वॉल्यूम आफ्टर रूट डायरेक्टरी इज द, रूट डायरेक्टरी के बाद जितना भी स्पेस है वो फिर पूरा कहलाता है डाटा एरिया. एक्चुअल में फाइल्स ही स्टोर्ड है वहां पे. Now the data area contains the actual data stored on the disk surface. Disk surface पे जो actual data stored है तो data area उसको contain कर रहा होता है. Now disk operating system जो है DOS uses cluster number 2 for the first sector of the data area. Therefore we should keep it in mind while performing various calculations that the cluster number should start from 2. तो cluster number 2 से actually में main data की शुरुआत होती है. सो देखिए डिफरेंट चीजें हम देखेंगे कि ऑन डिस्क स्ट्रक्चर्स, डिस्क पे ऑन डिस्क डाटा स्ट्रक्चर्स, डिस्क पे जो डाटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट होते हैं वो क्या क्या है. देर आर वेरियस ऑन डिस्क डाटा स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, एक फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्क पे जो डाटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट होते यूज होते हैं वो हम देखते हैं. दिस स्ट्रक्चर में वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, ये थोड़े बहुत इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाते हैं. पहला है बूट कंट्रोल ब्लॉक. बूट कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू बूट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम दैट वॉल्यूम. मतलब उस पर्टिकुलर डिस्क स्पेस से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ होल्ड हो रही होती है, बूट कंट्रोल ब्लॉक पे. इट इज कॉल्ड बूट ब्लॉक इन यूनिक्स फाइल सिस्टम में, इसको बूट ब्लॉक कहते हैं. जैसे विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स का जो फाइल सिस्टम है तो उसमें जो बूट कंट्रोल ब्लॉक है उसको बूट ब्लॉक भी कहते हैं. इन NTFS इट इज कॉल्ड द पार्टीशन बूट सेक्टर. NTFS में इसको क्या कहा जाता है, पार्टीशन बूट सेक्टर. फिर है वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक. वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है, वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वॉल्यूम सच एज, उस पर्टिकुलर डिस्क स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसमें कि कितने ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का साइज क्या है, पार्टीशन टेबल, फिर पॉइंटर्स टू फ्री ब्लॉक्स के पॉइंटर्स, फ्री FCB ब्लॉक्स. यूनिक्स फाइल सिस्टम में इसको सुपर ब्लॉक कहा जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक को. इन यूनिक्स फाइल सिस्टम
It is known as super block. In NTFS, this information is stored inside master file table. लेकिन NTFS में यही इंफॉर्मेशन मास्टर फाइल टेबल में स्टोर्ड रहती है. नाउ नेक्स्ट है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ये फाइल सिस्टम पर डिपेंड करता है. पर फाइल सिस्टम अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो सकता है. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर फाइल सिस्टम कंटेन्स फाइल नेम्स एंड पॉइंटर्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग FCBs. फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स जो रहते हैं, उस फाइल से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वो मेंटेन होती हैं. इन यूनिक्स इट इंक्लूड्स inode नंबर्स एसोसिएटेड टू फाइल नेम्स. फिर है फाइल कंट्रोल ब्लॉक. ये फाइल से रिलेटेड डिटेल्स कैरी करेगा. ये FCBs क्या है, फाइल कंट्रोल ब्लॉक ही है. तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर FCBs से रिलेटेड चीज़ें होल्ड कर रहा है और FCBs एक्चुअल में फाइल से रिलेटेड डिटेल्स होल्ड कर रहा है. हर एक फाइल से रिलेटेड जो डिटेल्स स्टोर्ड होती है वो किस में रहती है, फाइल कंट्रोल ब्लॉक में. और मल्टीपल फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स की डिटेल्स कहाँ मेंटेन रहती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में. सो FCB दैट इज फाइल कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द फाइल सच एज उसका ओनर कौन है, उस फाइल का ओनरशिप डिटेल्स, परमिशन क्या क्या है उस फाइल पे, परमिशन डिटेल्स मतलब रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ये किस किस को वो राइट्स अवेलेबल है, फाइल का साइज क्या है, मतलब जितने भी फाइल के एट्रीब्यूट्स हैं वो सब यहाँ पे मेंटेन रहेंगे फाइल कंट्रोल ब्लॉक में, फाइल साइज एक्सेट्रा. इन UFS दिस डिटेल इज स्टोर्ड इन inode. In NTFS this information is stored inside master file table as a relational database structure. A typical file control block is shown in the image below. तो एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक में एक्चुअली क्या होता है उसको एज अ ब्लॉक डायग्राम यहाँ शो किया गया है. एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक में फाइल से रिलेटेड चीज़ें सेव रहती है कि एक पर्टिकुलर फाइल पे क्या क्या परमिशंस हैं, उसकी डेट्स क्या है, उसको कब क्रिएट किया गया, कब उसको लास्ट एक्सेस किया गया था या राइट किया गया था, उस फाइल का ओनर क्या है, ग्रुप ACL, ये सारी डिटेल्स, फाइल का साइज क्या है, फाइल किस किस डाटा ब्लॉक्स में सेव्ड है, फाइल डाटा ब्लॉक्स. तो ये फाइल कंट्रोल ब्लॉक ये सब होल्ड कर रहा होता है. नाउ अब डिस्क पे कोई भी डिस्क पे एक रेड स्ट्रक्चर नाम की चीज होती है. वो क्या होती है वो हम देखेंगे. देखिए डिस्क क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली एक ही डिस्क यूज हो रहा होता है. इंडिपेंडेंट डिस्क का एक पूरा पैकेज यूज हो रहा होता है एरे की तरह, तो उसको कहा जाता है रेड. रेडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क. रेडंडेंट एरेज इसलिए है कि फिक्स साइज नहीं रहता है. 2 डिस्क भी हो सकते हैं, 7 डिस्क भी हो सकते हैं, 10 डिस्क भी. पैरेलली इनका यूज किया जाता है ताकि मेमोरी का एफिशिएंट यूज हो सके. सो देखिए रेड स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क अब हम पढ़ेंगे. तो रेड स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क क्या होता है, रेड का मतलब होता है रेडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क. It is a technique which makes use of a combination of multiple disks instead of using a single disk for increased performance, data redundancy और both. इसमें एक डिस्क के बजाय मल्टीपल डिस्क के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है और ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, रेडंडेंसी डाटा रेडंडेंसी को कम किया जा सके और दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है. वाई डाटा रेडंडेंसी. डाटा रेडंडेंसी क्यों होती है वो हम देखेंगे. सबसे पहले डाटा रेडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेड डाटा फालतू में जो पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस वो यूटिलाइज कर रहा होगा डिस्क का. तो डाटा रेडंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं होती है मेमोरी के पर्सपेक्टिव से. एफिशिएंट मेमोरी यूज तभी होगा जब डाटा रेडंडेंसी नहीं होगी या मिनिमम होगी. डाटा रेडंडेंसी ऑल्दो टेकिंग अप एक्स्ट्रा स्पेस एड्स टू डिस्क रिलायबिलिटी. ये डिस्क को ये एक्स्ट्रा स्पेस तो घेर रहा होता है लेकिन डिस्क की रिलायबिलिटी भी इससे घटती है डाटा रेडंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी. दिस मीन्स इन केस ऑफ डिस्क फेलियर इफ द सेम डाटा इज ऑल्सो बैक्ड अप ऑन टू अनदर डिस्क वी कैन रिट्रीव द डाटा एंड गो ऑन विद द ऑपरेशन. बट देखिए डाटा रेडंडेंसी समटाइम्स थोड़ी सी डाटा रेडंडेंसी ज़रूरी है. क्यों है यहाँ पे डाटा रेडंडेंसी, मतलब रिपीटेड डाटा यूज होगा. देखिए कई बार क्या होता है कोई डाटा यदि लॉस हो गया एक पर्टिकुलर डिस्क से और वही सेम डाटा सपोज डिस्क पे किसी दूसरे डिस्क पे हमने उसकी कॉपी जनरेट कर ली तो वो लॉस्ट डाटा भले हो गया लेकिन हम उसको रिकवर कर सकते क्योंकि उसकी एग्जैक्ट कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है. हाँ उसमें मेमोरी वेस्टेज तो होगा क्योंकि कॉपीज मेंटेन की जा रही है, डाटा कॉपी किया जा रहा है, बट वो रिकवरी के लिए ठीक रहता है इन केस ऑफ डाटा फेलियर. तो थोड़ी बहुत रेडंडेंसी की भी जरूरत पड़ती है डिस्क के केस में. ऑन द अदर हैंड इफ द डाटा इज स्प्रेड अक्रॉस जस्ट मल्टीपल डिस्क विदाउट द रेड टेक्निक द लॉस ऑफ अ सिंगल डिस्क कैन अफेक्ट द एंटायर डाटा. यदि रेड टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो डाटा हम रिकवर कर सकते हैं. और डाटा ऐसे ही यदि मल्टीपल डिस्क पे बिखरा हुआ है विदाउट रेड टेक्निक
तो यदि सिंगल डिस्क का भी लॉस हो गया तो समझ लो कि वो पूरा डाटा लॉस हो गया, क्योंकि डाटा रिलेटेड है, वो हर डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, पैरेलली। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रेड लेवल्स हैं। तो बेसिकली हम टोटल 7 लेवल्स होते हैं रेड के, रेड 0 से लेके रेड 6 तक। रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 एंड रेड 6। तो इन 7 लेवल्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड रेड लेवल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है रेड 0 लेवल का। This configuration has a stripping but no redundancy of data. It offers the best performance but no fault tolerance. रेट 0 में डाटा स्ट्रिपिंग फॉर्म में मैनेज रहता है। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है, यहाँ देखिए एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क हम ले रहे, सपोज 2 डिस्क ले रहे, मिनिमम 2 डिस्क इसमें चाहिए ही चाहिए। एरेज मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि पहले ये पूरा डिस्क फिल होगा फिर इसकी बारी आएगी, नहीं, इसमें पैरेलली डाटा सेव हो रहा है, देखिए, ठीक है। इस तरीके से दोनों को जैसे एक ही डिस्क की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे ब्लॉक 1, पहले ब्लॉक 1 में डाटा सेव होगा, ये जैसे ही फिल हो जाएगा अगला नंबर ब्लॉक 2, मतलब इस वाले डिस्क का पहला ब्लॉक यूज हो जाएगा। फिर अगला डाटा में फिर से इस तरीके से, मतलब एक पट्टी के रूप में डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे ये एक पट्टी हो गई पैरेलली, ब्लॉक 1 हुआ, ब्लॉक 2, फिर दूसरी पट्टी ये शुरू होगी पैरेलली, ब्लॉक 3 एंड 4। तो स्ट्रिप्स में डाटा है, मतलब दोनों डिस्क को जैसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3, 4, देन ब्लॉक 5, 6। तो पैरेलली ये दोनों डिस्क साथ साथ यूज हो रही है, इसी को डाटा स्ट्रिपिंग कहते हैं। इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है क्योंकि हर ब्लॉक में कोई ना कोई डाटा सेव्ड है, बट यहाँ पे क्योंकि इनकी डाटा की कॉपीज नहीं जनरेट की जा रही, मतलब डाटा को कॉपी नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। मतलब यदि डाटा फेल हो, कोई डिस्क फेल हो जाता है या कोई ब्लॉक फेल हो जाता है, डाटा का करप्ट हो जाता है, तो फिर डाटा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी कॉपी ही नहीं मेंटेन्ड है। तो फॉल्ट टॉलरेंस इसमें लगभग क्या जीरो ही है, कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं कि डाटा रिकवरी का कोई चांस नहीं। लेकिन वैसे मेमोरी क्योंकि फुल यूटिलाइज हो रही है तो बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर है यहाँ पे। तो डाटा स्ट्रिपिंग तो सभी रेड लेवल्स में हो ही रही है, तो इधर सिर्फ स्ट्रिपिंग हो रही है, बाकी कुछ फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी क्योंकि पूरी मेमोरी यूटिलाइज हो जा रही है यहाँ पे। अब बारी आती है रेड 1 की। रेड 1 में मिररिंग टेक्निक का यूज होता है। यहाँ पे एक डिस्क पे जो डाटा होगा वो उसके बगल वाले डिस्क पे, उसके नेबरिंग डिस्क पे डिट्टो उसी की कॉपी रहेगी। तो एक डिस्क फेल भी हो जाता है तो उसके नेबरिंग डिस्क से सारे डाटा को रिकवर किया जा सकता है। तो रेड 1 में फॉल्ट टॉलरेंस होती है। तो रेड 1 क्या होता है, ऑल्सो नोन एज डिस्क मिररिंग। एक डिस्क को पूरा मिरर किया जाता है, उसकी पूरी कॉपी रहती है। Now this configuration consists of at least 2 drives that duplicate the storage of data. Minimum 2 ड्राइव तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक में सपोज डाटा है तो दूसरा उसकी मिररिंग के लिए चाहिए। There is no stripping, यहाँ पे स्ट्रिपिंग नहीं है क्योंकि बीच में कॉपी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो थोड़ी कम हो जा रही है। रीड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड सिंस ईदर डिस्क कैन बी रेड एट द सेम टाइम। रीड की इन्फॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ रही है क्योंकि एक से रीड नहीं हो पा रहा है तो फटाफट से साइड वाली जो नेबरिंग कॉपी है उससे डाटा मिल जाएगा। तो रीड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जा रही है। लेकिन राइट परफॉर्मेंस जैसा सिंगल डिस्क स्टोरेज में था रेड 0 में, राइट परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगी यदि कुछ अपडेट करना पड़ रहा है देन। तो देखिए इसमें मिररिंग यूज हो रही है रेड 1 में। मिररिंग मतलब ये जो पहला डिस्क है, सपोज 4 डिस्क भी होंगे तो डिस्क 1 पे जो डाटा होगा यही सेम कॉपीड रहेगा इस पे, ठीक है। और यदि और डिस्क होंगे तो जैसे ये डिस्क 1 है, इसको 1 कह लो, ये मल्टीपल ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। सपोज ये डिस्क 1 हो गया हमारा, इसके बगल में डिस्क 2 है, सपोज ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में हम कह देते हैं। फिर ये 3 है, सपोज 4 डिस्क की बात हम कर ले कि एरे ऑफ 4 डिस्क यूज कर रहे हैं हम। ये थर्ड वाला डिस्क हो गया एंड ये वाला फोर्थ हो गया, ठीक है। इसमें तो जैसे 2 ही डिस्क लिए गए, सपोज यहाँ एक सिनेरियो लेते कि 4 है, तो यहाँ पे जो डाटा होगा वो डिट्टो डाटा 2 पे होगा और 3 पे जो एक्चुअल डाटा 3 पे सेव्ड है तो 4 उसकी कॉपी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटी डाटा तो सिर्फ 2 ही डिस्क पे है, बाकी 2 तो सिर्फ कॉपीज है उसकी। तो डिस्क डाटा रिकवरी के लिए ठीक है इन केस ऑफ फेलियर, लेकिन परफॉर्मेंस डाउन इसलिए हो जा रही है कि
एक तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन फुल नहीं हो रहा, फिर ओनली 50% मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि बाकी 50% तो उसकी कॉपी हो गई। ठीक है, सो ये हो गया। अब है रेड 2 लेवल। दिस कॉन्फ़िगरेशन यूजेस स्ट्रिपिंग अक्रॉस डिस्क। ये स्ट्रिपिंग तो है ही, जैसा कि हमने रेड 0 में देखा था। अक्रॉस डिस्क जो है डेटा स्प्रेड है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स विद सम डिस्क स्टोरिंग एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ कुछ जो डिस्क है उनको किस लिए यूज किया गया है? ईसीसी इंफॉर्मेशन के लिए। ईसीसी होता है एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग। यहाँ पे एरर डिटेक्ट भी हो जाता है और उसको करेक्ट करने के मैकेनिज्म्स भी अवेलेबल हैं। सो रेड 2 लेवल जो है ना, इट हैज़ नो एडवांटेज ओवर रेड 3 एंड इज नो लॉन्गर यूज्ड। तो इससे जो बेटर है दैट इज रेड 3। तो कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांटेज नहीं है रेड 2 का रेड 3 के मुकाबले। तो रेड 2 लगभग ठीक है, फॉर नॉलेज पर्पस जानने के लिए ठीक है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत कम है और लगभग नो लॉन्गर यूज्ड है ये, क्योंकि इससे बेटर और भी लेवल्स है, जैसे रेड 3 4 5 फर्दर जो लेवल्स हैं। नाउ रेड 2 में लेकिन क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास 6 डिस्क है, 0 से हम शुरू करेंगे। डिस्क 0, डिस्क 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, डिस्क 0 1 2 3 ये तो डाटा के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे बिल्कुल रेड 0 लेवल पे होता था। ये इनमें डाटा स्टोर्ड है, जैसे पहले यहाँ पे डाटा होगा, फिर नेक्स्ट डाटा इधर, पहले ये लेयर पूरा कंप्लीट होगा अपर, जैसे ब्लॉक्स सभी डिस्क के, फिर यहाँ से शुरुआत होगी B1 B2, इस तरीके से स्ट्रिप्स पूरी, मतलब पैरेलल स्ट्रिप्स के रूप में डाटा स्टोर्ड है। ऐसा नहीं है कि पहले एक डिस्क कंप्लीट होगा फिर दूसरा, इस तरीके से, फिर ये D1 D2 D3 D4। तो ये तो एक्चुअल डाटा के लिए। और बाकी ये जो 4 5 6 डिस्क है, यहाँ पे एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ पेरिटी। पेरिटी बिट्स के लिए स्टोर्ड है ये। पेरिटी बिट्स का पर्पज ही होता है एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग के लिए। तो बहुत डिटेल में पेरिटी बिट्स के बारे में नहीं जानना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, या बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, बहुत ही लेंदी टॉपिक है। सो इसको अभी फर्दर इस लेवल पे हमें इतना डिटेल में इसको नहीं जानना, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए कि पेरिटी बिट्स का यूज होता है एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग में। तो ये 3 डिस्क सिर्फ पेरिटी बिट्स को स्टोर करने के लिए यूज हो रहे हैं। पेरिटी 1 पेरिटी 2, 3 पेरिटी बिट्स स्टोर्ड है यहाँ पे। पेरिटी बिट्स 1 2 3 इस तरीके से पेरिटी बिट्स स्टोर्ड है। देन ऐसे ही ये डिस्क 4 5 6 सिर्फ पेरिटी बिट्स के लिए है। तो एक्चुअल डाटा तो सिर्फ 4 ही डिस्क में आया ना, मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेमोरी एक्चुअल डाटा के लिए तो कम पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हाँ डाटा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एरर है ये भी डिटेक्ट हो जाएगा, करेक्ट भी हो जाएगा, एंड इन केस ऑफ फेलियर डाटा रिकवरी भी पॉसिबल है। तो फॉल्ट टॉलरेंट तो है ही ये। अब रेड 3 लेवल देखते हैं। यहाँ रेड 3 में क्या होता है, जैसे उधर पेरिटी 3 डिस्क पे थी, यहाँ पे पेरिटी क्या होती है, एक ही डिस्क यूज करेंगे हम, उसमें सारी पेरिटी इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जैसे 3 पेरिटी बिट्स स्टोर्ड है, ए से रिलेटेड, इस फर्स्ट ब्लॉक से रिलेटेड तीनों पेरिटी बिट्स, मतलब इसकी इसकी और इसकी, ये तीनों पेरिटी बिट्स इस वाले डिस्क पे, फोर्थ वाले डिस्क पे तीनों की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। पेरिटी 4 5 6 मतलब ये ब्लॉक 4 का जो डाटा है 4 5 6, इससे रिलेटेड पेरिटी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक पे है। फिर ये बी बी का 1 2 3 इन बिट्स की पेरिटी इंफॉर्मेशन इधर है, ऐसे ही 4 5 6 के लिए इधर है। तो लास्ट वाला डिस्क सिर्फ पेरिटी बिट्स के लिए, और इधर तीनों बिट्स को एक ही साथ स्टोर कर लिया गया है, अलग अलग 3 डिस्क नहीं लिए गए जैसे इधर था। जैसे A1 से रिलेटेड पेरिटी बिट यहाँ पे स्टोर्ड है, ए की पेरिटी, ये A2 की पेरिटी यहाँ पे है, A2 की पेरिटी। तो हर एक के लिए इंडिविजुअल डिस्क यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों के लिए बस एक ही डिस्क सेव करेंगे, और उसमें फर्स्ट लेवल की तीनों पेरिटी बिट्स यहाँ रहेंगी, ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक्स की उसी पैरेलल लेवल पे थर्ड वाले डिस्क पे, मतलब ये जो लास्ट वाला डिस्क है इस पे, और इसमें एक्चुअल डाटा रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मेमोरी यूटिलाइजेशन सही हो रहा है। तो रेड 3 टेक्निक में क्या है, दिस टेक्निक यूजेस, वैसे स्ट्रिपिंग वाला मेथड तो है ही,
मतलब पहले एक पूरा पैरेलली ये तीनों ब्लॉक्स फिल होंगे, फिर सेकंड ये स्ट्रिप्स के रूप में, मतलब पट्टी है, पट्टी के रूप में डाटा स्टोर हो रहा है, ना कि ऐसे इस तरीके से नहीं हो रहा है कि पहले पूरा ब्लॉक पूरा डिस्क 1 होगा फिर 2 3, नहीं, वो पैरेलली हो रहा है एक पट्टी के रूप में। एंड डेडिकेट्स वन ड्राइव टू स्टोरिंग पेरिटी इंफॉर्मेशन, एक ड्राइव डेडिकेटेड है सिर्फ पेरिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। द एम्बेडेड ईसीसी इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो एरर करेक्शन चेकिंग एंड करेक्टिंग इंफॉर्मेशन है पेरिटी बिट्स के रूप में, ये डिस्क 4 में, तो इधर ईसीसी इंफॉर्मेशन है, इसका काम होता है एरर्स को डिटेक्ट करना और रिकवर करना। सो डाटा रिकवरी इज अकम्प्लिश्ड बाय कैलकुलेटिंग द एक्सक्लूसिव और जॉर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन द अदर ड्राइव्स। तो जो जॉर एक्सक्लूसिव और का यूज करके उस इंफॉर्मेशन को रिकवर कर लिया जाता है जो भी मिसिंग है। Since an input-output operation addresses all the drives at the same time, RAID 3 cannot overlap input-output. So input-output एड्रेसेस भी सेम ही टाइम पे हो रहे होते हैं इस पे ड्राइव पे, तो ये इनपुट-आउटपुट को ओवरलैप नहीं कर पाता है। फॉर दिस रीजन RAID 3 इज बेस्ट फॉर सिंगल यूजर सिस्टम्स विद लॉन्ग रिकॉर्ड एप्लीकेशन। सिंगल यूजर सिस्टम्स के लिए RAID 3 ठीक है। तो इसमें बस डिफरेंस ये हो गया कि एक डिस्क डेडिकेटेड है पेरिटी के लिए, लेकिन यहाँ RAID 2 में 3 डिस्क पेरिटी के लिए थे, तो थोड़ा सा मेमोरी यूजेज ज़्यादा हो रहा था, कॉस्टली पड़ रहा था। वो ये कंपैरेटिवली थोड़ा चीप है एज कम्पेयर टू RAID 3। अब है RAID 4। RAID 4 में क्या हो रहा है? दिस लेवल यूजेज लार्ज स्ट्रिप्स विच मीन्स यू कैन रीड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी सिंगल ड्राइव। This allows you to use overlapped input-output for read operations. So इधर input-output के साथ overlap हो सकते हैं operations. Since all write operations have to update the parity drive. जब भी write operation होगा तो ये जो parity bit है ये भी update होगी। तो इस केस में बस इनपुट आउटपुट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, बट कोई ऑपरेशन रीड ऑपरेशन है तो उसके साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ओवरलैप हो सकता है। RAID 4 ऑफर्स नो एडवांटेज ओवर RAID 5। देखिए RAID 2 RAID 3 लगभग सिमिलर है, बट RAID 3 इज बेटर देन RAID 2। ऐसे ही RAID 4 और 5 लगभग सिमिलर है, तो RAID 4 कोई ऐसा स्पेशल एडवांटेज नहीं दे रहा, उससे बेटर हमारा RAID 5 लेवल रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग देखते RAID 4 में क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए इसमें 3 पेरिटी बिट्स थी, यहाँ पे तीनों से रिलेटेड सिर्फ एक ही पेरिटी स्टोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों ब्लॉक से रिलेटेड सिर्फ एक पेरिटी वो है। कोई एक डिस्क फेल हो गया तो फिर पेरिटी इंफॉर्मेशन लेना पॉसिबल है, लेकिन साथ साथ दो डिस्क फेल हो गए एक साथ तो फिर पेरिटी इंफॉर्मेशन भी काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे एरर की रिकवरी नहीं हो सकती। एक डिस्क फेलियर के केस में तो ये सक्सेसफुल है। तो तीसरा जो लास्ट एक डिस्क है वो डेडिकेटेड है पेरिटी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन इधर सिंगल पेरिटी इंफॉर्मेशन ही स्टोर हो रही है। जैसे यहाँ तीनों ब्लॉक्स की पेरिटी इंफॉर्मेशन थी, यहाँ किसी एक ब्लॉक की रहेगी। तो जैसे एक मिसिंग है, बाकी के 2 है, और तो पेरिटी को यूज करके उस तीसरी इंफॉर्मेशन को हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस 2 फेल हो गए और सिर्फ एक है, तो फिर एक पेरिटी और एक इंफॉर्मेशन से हम मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं रिकवर कर सकते। तो एक डिस्क फेल हो रहा है तो ठीक है, मल्टीपल डिस्क फेलियर्स के केस में ये सक्सेसफुल नहीं है। बाकी ये डिस्क 0 1 2 यहाँ पे डाटा वैसे ही स्ट्रिपिंग फॉर्म में सेव्ड है, पहले यहाँ सेव रहेगा, फिर नेक्स्ट इधर, फिर ये ब्लॉक यूज होगा। तो ये पूरी पट्टी जब पूरी हो गई, पूरी स्ट्रिप ये वाली होने के बाद नेक्स्ट स्ट्रिप में डाटा आएगा। नाउ RAID 5 लेवल देखते हैं। दिस लेवल इज बेस्ड ऑन ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद पेरिटी। यहाँ पे हर डिस्क में पेरिटी इंफॉर्मेशन है, जैसे डायगनली यहाँ पेरिटी स्टोर्ड है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे डाटा है, जैसे ये 3 में डाटा, फिर चौथे में पेरिटी आ गई, और फिर यहाँ पे फिर डाटा है, और फिर ऐसे डायगनली उल्टा चलते जाएंगे तो हम देखेंगे फिर यहाँ पेरिटी आएगी, फिर यहाँ डाटा, देन यहाँ पे डाटा, फिर यहाँ पेरिटी। तो पेरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। देन ब्लॉक 3, फिर ब्लॉक DP, फिर यहाँ पे है डाटा, एंड देन इस तरीके से 3 पेरिटी बिट्स है, और लास्ट एक पेरिटी बिट यहाँ आएगी, ठीक है। सो ये एक पेरिटी बिट हो गई। तो पेरिटी बिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। तो RAID 5 क्या है? दिस लेवल इज बेस्ड ऑन ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद पेरिटी।
द पेरिटी इंफॉर्मेशन इज स्ट्रिप्ड अक्रॉस ईच ड्राइव, हर ड्राइव पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, बजाय एक डेडिकेटेड डिस्क नहीं है, हर एक का कोई एक ब्लॉक, हर एक डिस्क का एक ब्लॉक पेरिटी के लिए स्टोर्ड है. So allowing the array to function even if one drive were to fail. The array's architecture allows read and write operations to span multiple drives. तो यहाँ read and write operations overlap हो सकते हैं with input output. Now this results in better performance हो जाती है इससे. This results in performance that is usually better than that of a single drive, but not as high as that of RAID 0 की. तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए कि वहाँ पेरिटी वेरिटी का पंगा ही नहीं, लेकिन फिर वहाँ एरर रिकवरी चेकिंग ये सब नहीं हो सकती, फेलियर रिकवरी नहीं हो सकती, वो बिल्कुल भी फॉल्ट टॉलरेंट नहीं. RAID 5 रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 डिस्क, यहाँ मिनिमम 3 डिस्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड होती है कि एटलीस्ट 5 डिस्क यहाँ पे हो. बट इट इज़ ऑफन रिकमेंडेड टू यूज एटलीस्ट 5 डिस्क फॉर परफॉर्मेंस रीजन्स. फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए एटलीस्ट 5 डिस्क होने चाहिए यहाँ पे. नाउ लास्ट RAID लेवल देखते हैं, वो है RAID 6. दिस टेक्निक इज सिमिलर टू, ये RAID 5 की जैसी ही टेक्निक है, बट इट इंक्लूड्स, इसमें दो पेरिटी इंफॉर्मेशन रहती है, बट इट इंक्लूड्स अ सेकेंड पेरिटी स्कीम. जैसे उधर एक पेरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड थी अक्रॉस ऑल दी ड्राइव्स, यहाँ दो पेरिटी बिट्स और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, is distributed across the drives in the array. The use of additional parity allows the array to continue to function even if, जैसे पहले केसेस में क्या था, एक डिस्क फेल हो गई तो ठीक है, 2 डिस्क यदि फेल हो गई तो फिर एरर रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 2 डिस्क भी फेल हो जाती तब भी, क्योंकि दो पेरिटी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो फिर 2 डिस्क फेलियर के केस में भी इंफॉर्मेशन को रिकवर करना पॉसिबल हो जाएगा. So it allows the array to continue to function even if 2 disks fail simultaneously. However, this extra protection comes at a cost. For definitely cost ज़्यादा लगेगी. RAID 6 arrays have a higher cost per gigabyte per GB, इसकी रेट ज़्यादा रहती है, and often have slower write performance than RAID 5 arrays. और थोड़ी परफॉर्मेंस भी RAID 5 के मुकाबले कम हो जाती है, बट डेफिनेटली एरर रिकवरी बेटर है इसमें. तो RAID 6 में क्या होगा, तो जहाँ ज़्यादा एरर के चांसेस है कि डाटा बहुत सेंसिटिव है और एरर रिकवरी चाहिए, तो RAID 6 लेवल इज़ प्रेफर्ड देयर. तो डिस्क 0 देखिए यहाँ पे डाटा तो वही स्ट्रिपिंग फॉर्म में चलेगा, और फिर ये पेरिटी बिट्स के लिए हो गया, P पेरिटी बिट है और ये Q, दो पेरिटी बिट्स चलेंगी, तो P का एक इधर हो गया, देन नेक्स्ट जैसे इस तरीके से ये, फिर यहाँ पे C से रिलेटेड, D से रिलेटेड, मतलब इस ब्लॉक की पूरी पेरिटी इधर आ जाएगी. देन ये Q पेरिटी बिट है, P और Q 2 पेरिटी बिट मेंटेन हो रही है, फिर ये इस तरीके से ऐसे डायगनली, फिर यहाँ पे, देन यहाँ, फिर इस तरीके से, ठीक है. तो P और Q, और फिर ये P की क्योंकि यहाँ ओवर हो गई, लेकिन 5 और एक चाहिए, तो वो यहाँ पे मेंटेन्ड है इस वाले ब्लॉक में, क्योंकि बाकी चारों में तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही गई थी. लास्ट वाले के लिए P की पेरिटी बिट यहाँ पर है, ठीक है. तो इस तरीके से दो P और Q 2 पेरिटी बिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क. तो ये हो गई RAID 6 टेक्निक. सो इस चैप्टर में इतना ही. एक बार इसका कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा. सो चैप्टर नंबर 18 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा डिस्क ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमने डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा, कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्क, फिर उस लॉजिकल डिस्क स्ट्रक्चर देखा, ये लॉजिकल डिस्क स्ट्रक्चर है. देन इसके अलग अलग जो है 5 लॉजिकल, इस स्ट्रक्चर में, लॉजिकल स्ट्रक्चर में बेसिक जो टर्म्स है वो सब देखी हमने. MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, देन DOS बूट रिकॉर्ड, फिर FAT क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल्स, देन रूट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी टेबल क्या होता है, देन डाटा एरिया और फाइल्स एरिया, फिर ऑन डिस्क डाटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, बूट कंट्रोल ब्लॉक, वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर फाइल सिस्टम, फाइल कंट्रोल ब्लॉक, फिर ये FCB मतलब फाइल कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होता है, फिर डिफरेंट RAID स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क हमने देखा, फिर डाटा रिडंडेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है डिस्क में, स्टैंडर्ड RAID लेवल 7 लेवल्स हमने देखे, तो RAID 0, देन RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5 एंड RAID 6. तो टोटल 7 लेवल्स है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होगी, तो 0 to 6, RAID 0 to RAID 6. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.